हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट मुद्रा साख जो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं भाग 1 में, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है करेंसी, बैंकों की निक्षेप। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ इंसान बनाया है मैंने, जो लोग कमाते हैं, कुछ आय करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं या फिर कहीं नौकरी करते या खुद व्यापार है, तो उसमें से उन लोग कुछ आय कमाते हैं, मतलब इनकम। अब उस आय में से उन लोग साल भर या महीने भर चलाता है, अपना परिवार जो भी खर्च है वो सब चीज़ उठाता है। उसके बाद वो सब करने के बाद जो अधिक राशि बच जाता है उन लोगों के पास, उन राशि का उन लोग क्या करते हैं, उन राशि का उन लोग बैंक में जाकर के जमा करते हैं। तो ये लोग कौन हुए, जिन लोग जमा कर रहे हैं अपने अधिकतम राशि को बैंक में, उन लोग हुए जमाकर्ता, जिसको इंग्लिश में डिपॉजिटर भी बोला जाता है। अब इन लोग बैंक में क्यों जमा करते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक में उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ बैंक उन्हें जो नगद राशि वो जमा करते हैं बैंकों में, उसके बदले बैंक उन्हें ब्याज देती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 एरो बनाया गया है जमाकर्ता की तरफ, जहाँ एक में दिखाया गया है कि उन लोग जमा कर रहे हैं कुछ राशि बैंक में और बैंक वापस उनको ब्याज देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में चले जाते हैं, जहाँ पर दिखा रहे हैं कि 2 लोग हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जमाकर्ता मैंने बताया है वहाँ पे लोगों का भीड़ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग हैं, और दूसरी ही तरफ मैंने सिर्फ 2 लोगों पर ही ध्यान दिया है। इसका भी कुछ कारण है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक इन 2 लोगों को ऋण दे रही है। ऋण यानी कि लोन। इन लोग कौन हुए, इन लोग कर्जदार हुए। कर्जदार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेटर। अब ऐसे ही कोई बैंक के पास जाएगा और बोलेगा मुझे इतना रुपए चाहिए, कर्ज चाहिए, तो क्या बैंक उसे दे देगी? नहीं, है ना। बैंक भी कुछ अपना नियम लगाएगा कि ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ पैसा, पर उसके बदले तुम मुझे ब्याज दोगे।
तो जो मैंने कर्जदार के तरफ जो मैंने एरो बनाया हुआ है उसमें देखिए एक में ऋण है जो बैंक दे रही है कर्जदार को और कर्जदार बैंक को क्या दे रही है? ब्याज। तो ये हो गया बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। पर अब बात आता है कि जो पैसा जमाकर्ता बैंक में डालते हैं, जमा करते हैं, वो पैसा पूरा पैसा अगर बैंक ऋण में लगा दे तो क्या ये बैंकों का बुद्धिमानी होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये बैंकों का बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि जमाकर्ता जो जमा कर रहे हैं वो कल आ करके अपना पैसा वापस अगर मांगेंगे और तब अगर बैंक बोलेगा कि हम तो सारा पैसा ऋण में दे दिए हैं, तो फिर कैसे मैं आपको अभी आपका पैसा वापस करूं? तो ये अगर देखा जाए तो लोग फिर बैंकों में अपना पैसा सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का रिजर्व बैंक, उन्होंने कुछ नियम लागू किया हुआ है कमर्शियल बैंकों पर। उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जो भी जमा आप लोग लेंगे, बैंकों को नियम बताया गया है कि जो भी जमा नगद राशि आप लोग लेंगे जमाकर्ताओं से, उनमें से 15% राशि आपको बैंक में जमा रखना होगा। फिर जो बचा राशि है वो उसका आप आगे ऋण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जैसे ये भी सही है कि अगर पूरा पैसा ही ऋण में दे दे तो ये गलत होगा, वैसे उसके अलग रूप अगर देखा जाए तो ये भी सही बात है कि सारे के सारे जमाकर्ता एक ही दिन में बैंक नहीं पहुंच जाएंगे अपना राशि निकालने, अपना जमा की गई राशि बैंक से निकालने। तो इसी प्रकार बैंकों की ऋण की संबंधी गतिविधियां चलती रहती है और यही है बैंक का इनकम, आय। बैंक इसी जो ये ब्याज लेना और ब्याज देना, यही बैंक का आय होता है। कैसे? क्योंकि जब जमाकर्ता पैसा जमा करता है उसमें जो बैंक ब्याज देती है जमाकर्ताओं को वो कम रकम होती है, और उसी के विपरीत में जब बैंक ऋण देती है कर्जदारों को, उन लोगों से जो ब्याज लेती है बैंक्स, वो ब्याज का जो रकम होता है, प्रतिशत होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो वो दे रहा है ब्याज वो कम है और जो ब्याज वो ले रहा है वो ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लोग घटा के देखेंगे, ज़्यादा ब्याज जो ले रहा है उसमें से और ब्याज जो वो दे रहा है जमाकर्ता को, उसको अगर घटाएंगे तो जो शेष रकम या राशि बचेगा वो हो गया बैंकों का इनकम, आय। तो हम लोग अभी हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग साख की दो विभिन्न स्थितियां देखेंगे जो हमारे किताब में भी दी गई है। पहला स्थिति जिसमें त्योहार का मौसम बताया गया है और एक जूता निर्माता के बारे में बताया गया है कि वो कैसे ऋण लेता है और क्या करता है। जूता निर्माता का नाम सलीम है और त्योहार का मौसम है, तो उसे 3000 जोड़े जूतों का मांग उससे हुआ है।
एक बड़ा व्यापारी है जिन्होंने सलीम को 3,000 जोड़े जूतों का मांग किया है और बताया है कि उसे 1 महीने के अंदर के भीतर ही 3,000 जोड़े जूते बना करके देना पड़ेगा। अब सलीम एक छोटा सा व्यापारी, जूता का व्यापारी तो नहीं बोलेंगे, निर्माता, छोटा सा जूता निर्माता है। अब उसे 3,000 जोड़े जूते बनाने के लिए वो अकेले तो नहीं बना सकता, उसके लिए उसे अतिरिक्त मजदूर का ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ उसे अतिरिक्त कच्चा माल का भी ज़रूरत पड़ेगा। कच्चा माल यानी कि जूते बनाने के लिए जो उसे चमड़ा और धागा, लकड़ी, मतलब जो भी सामान उसे चाहिए जूते बनाने में, वो सब उसको खरीदना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए उससे क्या चाहिए? कुछ नगद पैसे चाहिए, कुछ राशि चाहिए। अब वो क्या करता है? वो 2 स्रोतों से ऋण लेता है, मतलब वो 2 अलग अलग जगह से ऋण लेता है। पहला, चमड़ा व्यापारी से, जहाँ से वो चमड़ा खरीदता है जूता बनाने के लिए, उससे वो ऋण लेता है ये कहकर कि जैसे ही मैं जूता बनाकर इसे दे दूंगा, वैसे ही मुझे जो पैसा आएगा मैं आपको लौटा दूंगा। और दूसरा स्रोत ऋण कहाँ से लेता है? वो बड़ा व्यापारी से 1,000 जूतों के अग्रिम भुगतान, बड़ा व्यापारी से 1,000 जूतों के अग्रिम भुगतान के रूप में कर्ज लेता है। हम लोग भी एडवांस, अग्रिम भुगतान मतलब यहाँ एडवांस में पैसा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 स्रोतों से पैसा लेता है और फिर क्या होता है? 1 महीना में वो सारा जूता बना करके बड़ा व्यापारी का जो मांग था वो पूरा कर देता है। बड़ा व्यापारी उसको पूरा नगद, जितना बचा हुआ नगद 2,000 जूतों का जो बचा हुआ पैसा उसको देना था वो दे देता है और उसमें से जो आय होता है उसको वो जाकर के अपना ऋण मुक्त कर आता है चमड़ा व्यापारी से। तो पहला जो साख का स्थिति है वो आपने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्थिति। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरी स्थिति पर। साख की जो 2 विभिन्न स्थितियाँ थी उसमें से एक हम लोगों ने सलीम वाला देख लिया। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं जिसमें है स्वप्ना की समस्या। अब स्वप्ना कौन है? एक छोटी सी किसान है। वो छोटी सी यानी कि वो ज़्यादा खेती नहीं करती है, बस उतना ही फसल उगाती है या उतना ही खेती बाड़ी करती है जितने से उसका बस रोजाना घर चल जाए। तो सपना के पास 3 एकड़ ज़मीन है और वो 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। अब वो 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाने के लिए उसको नगद राशि चाहिए, क्योंकि वो छोटी किसान है तो उनके पास उतना ज़्यादा रकम तो होगा नहीं। तो वो जाती है साहूकार के पास ऋण लेने। ऋण लेकर जब वो फसल का काम करती है, फसल उगाने का, मूंगफली उगाने का काम करती है, तो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कने के बाद भी उसका फसल खराब हो जाता है। तो अब वो बेचारी छोटी सी किसान स्वप्ना, वो तो भले ही फसल खराब हो जाए लेकिन उसको अपना ऋण कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा साहूकार के पास।
फिर अगला साल वो दोबारा ऋण देती है साहूकार को बोल करके कि पिछले साल तो खराब हो गया पर इस साल खराब नहीं होगा और मैं आपको पिछले साल का भी चुका दूंगी। तो साहूकार को तो अच्छा बात है ना। तो साहूकार दे देता है उसको ऋण और वो ऋण लेकर के फिर से वो फसल उगाती है, किसका? मूंगफली का। और इस बार क्या होता है, बहुत ही सामान्य फसल उगा पाती है। पिछले बार जैसे खराब हो गया था बट इस बार खराब नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही मामूली मतलब सामान्य फसल ही उगा पाती है। पर जितना वो फसल उगाती है उसको बेच करके उसको उतना ज़्यादा आय नहीं हो पाता है, जिससे वो कर्ज चुकाने में उसको मुश्किल आता है। अब कर्ज चुकाना उसके लिए एक मुश्किल का काम हो गया। तो अब वो क्या करेगी? वो बहुत क्रूर परिस्थिति में पड़ चुकी है। अब वो हल निकालती है क्या कि वो अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच करके अपना ऋण मुक्त होती है, साहूकार को पैसा देके ऋण मुक्त होती है। तो आप लोगों ने दो तरह का स्थिति देखा, एक सलीम वाला जिसमें उसको कोई मुश्किल नहीं हुआ, और एक स्वप्ना वाला जिसमें इनको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आखिरकार क्या हुआ, उसको अपना जो ज़मीन बचा कुचा ज़मीन उसमें से भी थोड़ा हिस्सा उसको बेच देना पड़ा ऋण मुक्त होने के लिए। तो यही समस्याएं है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने दो स्थितियां पढ़ी उसमें से मैंने कुछ बिंदु को आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो साख की मुख्य मांग किस चीज़ में है? फसल उगाने के लिए। दूसरी चीज़, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर खर्च होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर खर्च होता है। अगला, उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। जो उधार हम वापस देंगे वो किस चीज़ पर निर्भर है? वो हमारे फसल की कमाई पर निर्भर है। जैसे कि सलीम, उसने जो व्यापार किया था, उत्पादन किया था, उसमें से उसका कमाई सही हुआ, इसीलिए उसने अपना ऋण मुक्त आसानी से कर लिया। बट उसके दूसरे ही तरफ जो स्वप्ना थी किसान, उसका जो उत्पादन था वो सही नहीं था, वो खराब हो गया था, और दूसरी बार वो बहुत अल्प मात्रा में हुआ था। तो उससे उसका जो कमाई हुआ वो उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इसीलिए कर्ज मुक्त होने में या ऋण मुक्त होने में उसको बहुत परेशानी हुई, कठिनाई हुई, जिसके कारण उसको अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मुद्रा और साख चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगला एक सब टॉपिक के साथ। थैंक यू।